हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आप प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते हैं या कोई नई प्रॉपर्टी को आप खरीदते हैं तो टीडीएस आपको किस तरीके से डिडक्ट करना है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ये जो भी रूल्स अप्लाई होगा वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अप्लाई होगा, जिसका असेसमेंट ईयर 25-26 है। तो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपको 5 पॉइंट्स किसी भी ट्रांजेक्शन्स में देखना जरूरी है। सबसे पहला है डिडक्टर, यानी कि टीडीएस कौन काटेगा। सेकेंड पॉइंट है डिडक्टी, किस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करना है। थर्ड पॉइंट है कि किस अमाउंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, यानी कि जिसको टीडीएस लिमिट कहा जाता है। और फोर्थ पॉइंट है कि किस रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको टीडीएस कब गवर्नमेंट को डिपॉजिट करानी है, यानी उसकी टाइम लिमिट क्या है और कैसे आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है। इन सारी बातों के ऊपर आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टी को आप चाहे रेंट पे ले या फिर आप नई प्रॉपर्टी को बाई करें, यहाँ पे 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक डिडक्टर के लिए। सेक्शन 194I, सेक्शन 194IB और सेक्शन 194IA। सेक्शन 194I और सेक्शन 194IB प्रॉपर्टी के रेंट के लिए अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और यदि आप प्रॉपर्टी को बाई करते हैं तो उस केस में सेक्शन 194IA अप्लाई होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सेक्शन 194I से। तो इसमें जो डिडक्टर होता है वो होता है टेनेंट, यानी कि जिसने प्रॉपर्टी को किराए पे ले रखा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टीडीएस डिडक्ट करे। और वो कोई भी नॉन इंडिविजुअल एचयूएफ हो सकता है। नॉन इंडिविजुअल एचयूएफ का मतलब होता है कि कोई बिजनेस पर्सन हो सकता है, कंपनी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या सेक्शन 184I में इंडिविजुअल या एचयूएफ टीडीएस को नहीं डिडक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, यदि इनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऑडिट एप्लीकेबल के लिए इनकी टर्नओवर की लिमिट या ग्रॉस रिसीट की लिमिट देखी जाती है। तो फाइनेंशियल 24-25 में यदि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है सेक्शन 194I में, तो इसके जस्ट पहले वाला जो ईयर है 23-24, उसमें क्या करना है, आपको इसका टर्नओवर या सेल्स चेक करना है। तो यदि इंडिविजुअल एचयूएफ बिजनेस कर रहा है तो उसका यदि 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर चला जाए या फिर 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर चला जाए, ये जो 10 करोड़ का टर्नओवर है ये 95% यदि रिसीट ऑफ पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू यदि बिजनेसमैन कर रहा है तो उस केस में अप्लाई होगा। अदरवाइज 1 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा आप इजीली यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। यदि कोई प्रोफेशनल है तो उसके लिए लिमिट है 75 लाख की, तब जब 95% रिसीट पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रही है। अदरवाइज 50 लाख के ऊपर यदि क्रॉस करता है ग्रॉस रिसीट तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। और यहाँ पे जो डिडक्टी होता है वो होता है लैंडलॉर्ड, और ये कोई भी रेजिडेंट पर्सन हो सकता है। इसके बाद है कि टीडीएस के लिमिट, जैसे ये अमाउंट एक्सीड करेगा, यानी साल का 2,40,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं या फिर 20,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको टीडीएस सेक्शन 194I में डिडक्ट करना है। किस रेट से आपको करना है, तो यहाँ पे देखिए 2 रेट्स स्पेसिफाइड है। पहला रेट एसेट्स के लिए होता है। देखिए, नॉर्मली ये होता है कि बहुत सारे लोग एसेट्स को, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, या फिर कोई अदर एसेट्स जो कि पहले से वेल इक्विप्ड है और आप उसको रेंट पे लेकर के अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में 2% का टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। और नेक्स्ट, यदि आप प्रॉपर्टी को रेंट पे ले रहे हैं तो 10% का टीडीएस यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो टाइम ऑफ टीडीएस यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट और क्रेडिट। टीडीएस के ज्यादातर ट्रांजेक्शन्स में यही दोनों अप्लाई होते हैं। या तो आप उस पर्सन के अकाउंट को अपने बुक्स ऑफ में अकाउंट में आप क्रेडिट करिए, मतलब लैंडलॉर्ड का जब आप अकाउंट आप क्रेडिट कर रहे हैं लेकिन पेमेंट आप बाद में करते हैं, या फिर आप पहले पेमेंट करते हैं अकाउंट को बाद में क्रेडिट करते हैं। तो दोनों में से जो पहले हो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीडीएस की कंप्लायंस। तो एक टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीडीएस को डिडक्ट करे, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कराए, और ये जो डिपॉजिट होगा वो लैंडलॉर्ड के पैन नंबर के अगेंस्ट में होगा। सबसे पहले टीडीएस पेमेंट की टाइम लिमिट समझ लेते हैं। यदि आप हर महीने टीडीएस डिडक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने अप्रैल मंथ का टीडीएस डिडक्ट किया, तो आप नेक्स्ट मंथ के 7 डेज के अंदर उस टीडीएस को डिपॉजिट कर दीजिए। और रिटर्न्स जो आपको फाइल करना है वो फाइल करना 26Q में, ठीक। तो ये क्वार्टरली बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं।
टीडीएस सर्टिफिकेट जो इश्यू का फॉर्म 16A में होगा विद इन 15 डेज। उसके बाद यदि लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस केस में 20% का टीडीएस डिडक्ट करना है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि पैन नंबर आधार से लिंक नहीं है, यानी कि पैन इनऑपरेटिव हो चुका है, तो उस केस में भी 20% का टीडीएस अप्लाई हो जाता है। तो लैंडलॉर्ड का पैन ऑपरेटिव है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको ट्रेसेस की वेबसाइट पे आनी होती है। तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने से पहले यहाँ पे चेक करना है कि उस पर्सन का जिसका कि आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उसका पैन ऑपरेटिव है कि नहीं है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है पैन वेरिफिकेशन का, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर उस पर्सन का आपको पैन नंबर इंटर करना है जिसका कि आप टीडीएस डिडक्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ इंटर करिए। इसके बाद गो पे क्लिक करिए। यदि उस पर्सन का पैन ऑपरेटिव होगा तो आपको बता देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन है, वो है सेक्शन 194IA। किसी भी प्रॉपर्टी को जो आप खरीदते हैं, बाई करते हैं, तो उस केस में आपको टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट करना है। सेक्शन 194IA में जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है अर्बन लैंड और बिल्डिंग। कोई भी रूरल यदि लैंड आप बाई कर रहे हैं तो उस केस में सेक्शन 194IA एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे डिडक्टर की। तो डिडक्टर यहाँ पे कोई बायर हो सकता है जो कि प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, ठीक है, और उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। और डिडक्टी में सेलर होगा जो कि प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहा है, ठीक है, वो कोई भी रेजिडेंट पर्सन हो सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टीडीएस आपको कब डिडक्ट करना है, इसके लिए आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान देना, ठीक। तो यदि आप 50 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, और नेक्स्ट यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, रजिस्ट्रेशन करते समय जिस वैल्यू पे आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं वो वैल्यू भी यहाँ पे ली जाती है। तो या तो 50 लाख है उससे ज्यादा या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी मिस्टर ए ने सेल की 1 अगस्त 2024 को और उसकी वैल्यू थी 60 लाख रुपीस की। अब इस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या है, 85 लाख रुपीस है। तो इन दोनों में से कितना, कौन सा ज्यादा हुआ, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा होगा, 85 लाख रुपीस। तो इस पे क्या करना है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में क्या क्या कंसीडर किया जाता है। एक तो हो गया कि उस प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लब मेंबरशिप, यदि कोई फ्लैट वगैरह आप बाई कर रहे हैं तो क्लब मेंबर्स फीस हो गया, कार की पार्किंग के चार्जेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी वाटर के चार्जेस हो गए, मेंटेनेंस फीस हो गया, एडवांस फीस हो गया, ऐसे काफ़ी सारे जो चार्जेस हैं वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 50 लाख की लिमिट दी गई है। अब इस 50 लाख में कई बार क्या होता है कि ज्वाइंट ओनरशिप भी हो सकती है। सेक्शन 194IA में बजट 2024 में एक मेजर अमेंडमेंट किया गया ज्वाइंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो कि हम इस एग्जांपल से समझेंगे। या फिर कोई प्रॉपर्टी जो कि आपने 1 अक्टूबर 2024 के बाद परचेज किया हुआ, यानी कि 30 सितंबर 2024 तक क्या रूल थी, उसमें ये था कि सेल वैल्यू यदि आपकी 50 लाख रुपीस होती है या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यहाँ पे 55 लाख रुपीस हो जाती है, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उस पर टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस के लिए ये वाली वैल्यू ली जाती थी और इस पर टीडीएस कितना कटा, 55,000 कट, ठीक है। यदि यहाँ पे 1 बायर 1 सेलर का सिनारियो 1 अक्टूबर 2024 के बाद यदि आप प्रॉपर्टी बाय किए तो किस तरीके से वर्क करेगा, तो यहाँ पे भी सेम सिनारियो है, 55 लाख लिया जाएगा वैल्यू और टीडीएस यहाँ पे 55 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि एक बायर या फिर 2 सेलर हो जाए तो पहले के रूल के अनुसार क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी का जो सेल वैल्यू 50 लाख है लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 55 लाख रुपीस है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो गई। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि 2 सेलर हो गए तो दोनों का क्या है, यहाँ पे हो गया डिवीजन हो गया, मतलब कि 25 लाख दोनों सेलर को पड़ गया। तो यहाँ पे 50 लाख के ऊपर ये क्रॉस नहीं कर रहा है। तो पहले क्या देखा जाता था, जो नंबर ऑफ बायर या सेलर्स है उसमें अमाउंट डिवाइड हो जाती थी, जिसके वजह से कि टीडीएस डिडक्ट नहीं होता था। तो इस केस में देखिए टीडीएस क्या हो गया, 0 हो गया। तो बजट 2024 में ये बदलाव कर दिया गया, तो जो कि अप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2024 से। अब इसमें आपके चाहे जितने भी बायर या सेलर्स हों, यदि प्रॉपर्टी की एग्रीगेट वैल्यू कुल मिला करके एग्रीगेट वैल्यू यदि वो 50 लाख या उससे ज़्यादा की होती है तो फिर टीडीएस यहाँ पे
डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे एक बायर और 2 सेलर हो गए, तो देख सकते हैं एग्रीगेट वैल्यू कितनी आ रही है, 55 लाख की आ रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे टीडीएस क्या होगा, डिडक्ट होगा। इसके बाद 2 बायर 2 सेलर, तो इस केस में टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे नए रूल के अनुसार 2+2 का सिचुएशन आ गया, तो 60 लाख होगी सेल वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख की होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख के ऊपर क्रॉस कर गई। अब 2 बायर 2 सेलर है तो भी क्या होगा, टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट होगा। ठीक, अब टीडीएस रेट यहाँ पे क्या है, 1% ऑफ द एबव वैल्यू। अब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उस पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा 1% के रेट से। इसके बाद है किस टाइम पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, तो पेमेंट या क्रेडिट, दोनों में से जो पहले हो। इसके बाद टीडीएस की जो कंप्लायंस है यहाँ पे बायर के हाथ में होती है, यानी कि जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है। अब देखिए उस पर्सन को क्या करना है, टीडीएस रिटर्न भी फाइल करनी, टीडीएस का पेमेंट भी करना है। तो दोनों के लिए फॉर्म 26QB आता है और इसी फॉर्म में आप टीडीएस का पेमेंट भी करेंगे और रिटर्न्स भी फाइल करेंगे। और इसकी टाइम लिमिट होती है विदिन 30 डेज, यानी कि जिस मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उससे 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, पेमेंट करना है और टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है। इसके बाद फॉर्म 16B में आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है विदिन 15 डेज, जो कि आप टीडीएस रिटर्न से काउंट करेंगे। और यदि पैन नंबर नहीं तो 20% का टीडीएस आपको यहाँ पे डिडक्ट करना होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 194IB, जो कि रेंट के लिए ही ये भी सेक्शन अप्लाई होता है। डिडक्टर यहाँ पे कौन हो सकता है, कोई टेनेंट हो सकता है, यानी कि इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड है यहाँ पे डिडक्टी, तो डिडक्टी यहाँ पे लैंडलॉर्ड ही होने वाला कोई रेजिडेंट पर्सन हो सकता है। और टीडीएस आपको किस अमाउंट पे काटना है, यदि आप रेंट जो है 50,000 रुपीज के ऊपर पेमेंट करते हैं, ठीक है, या फिर 1 ईयर में 6 लाख के ऊपर आप पेमेंट करते हैं, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। और टीडीएस का रेट क्या है दोस्तों, तो देखिए 30 सितंबर 2024 तक ये रेट था 5%, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से रेट हो चुका है 2%। तो यदि आपने इस पर्टिकुलर पीरियड के पहले आपने रेंट पे किया है तो आपको 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना था और पेमेंट करना था। लेकिन यदि आपने डिडक्ट ही नहीं किया तो आप मार्च के मंथ में, यानी 2025 31 मार्च, जो ये मार्च के महीने में आप 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है कि टीडीएस आपको कब डिडक्ट करना है। देखिए ये जो सेक्शन है इसमें एक फाइनेंशियल में आप एक ही बार टीडीएस को डिडक्ट करेंगे। यहाँ पर भी क्या है कि एक तो हो गया कि पेमेंट की टाइम देखी जाती है और सेकेंड होता है कि क्रेडिट की टाइम देखी जाती है। फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट मंथ है आप उसमें भी टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, या फिर यदि टेनेंसी आपकी खत्म हो रही है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर मंथ में टेनेंसी आपकी एंड हो जा रही है उसमें भी आप टीडीएस को डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों में से जो कम है आप उसके अकॉर्डिंग डिडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये है कि जो टीडीएस की कंप्लायंस है अगेन टेनेंट के ऊपर ही आती है और कोई भी टैन नंबर यहाँ पे आप देखिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म 26QC में जो कि टीडीएस पेमेंट कम चालान स्टेटमेंट होता है, दोनों ही काम आप यहाँ पे कर पाएंगे। और इसके बाद 30 डेज का टाइम लिमिट मिलता है इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। फॉर्म 16C में आप टीडीएस सर्टिफिकेट लैंडलॉर्ड को देंगे 15 डेज के अंदर, और यहाँ पर भी पैन नंबर यदि ऑपरेटिव नहीं है तो 20% का टीडीएस डिडक्ट करें। सेक्शन 194I में इस बजट 2025 में एक मेजर अमेंडमेंट किया गया। पहले क्या था कि एक साल में 2,40,000 से ज़्यादा पेमेंट करते थे रेंट का तो आपको टीडीएस काटना होता था, लेकिन अब वो लिमिट बढ़ा के 6 लाख रुपीस कर दी गई है। तो आशा करता हूँ कि तीनों सेक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।